बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो केवल 1-2 क्लास को कवर नहीं करेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रत्येक क्लास तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्टली क्लास 5th, 7th, 10th 3-4 क्लासों को तो मोस्टली कवर करेगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं क्या होती है, इसमें हम पढ़ेंगे। बेसिकली यदि हम छोटी क्लासों की बात करें तो उसमें 5th क्लास में हमारा यही टॉपिक जो होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के नाम से होगा, यानी कि भोजन के घटक के रूप में ये हमारा होगा। और यदि हम बात 7th क्लास की करें तो 7th क्लास में भी इसका एक टॉपिक है और उसी से रिलेटेड है। तो अभी इसी एक लेक्चर से 3 क्लास कवर होगी, इसलिए आपकी इस क्लास में ऐसे टॉपिक को कवर किया जाएगा जिससे एक क्लास से 3 क्लासेस कवर हो जाए। तो वैसे ही कॉमन एक चैप्टर आपका लिया गया है, तो हमारा इसका नाम जो है वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रियाएं। नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक्स लाइफ प्रोसेस। First of all, you know about living thing and non-living things. Living thing is what? Living things do a different activities compared to the non-living things. All that activities which is done by living things is known as life process. कहने का मेरा अर्थ है वे सारी क्रियाएं जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को अलग करती है, वे सारी क्रियाएं जो भी लिविंग थिंग करते हैं, एनिमल्स करते हैं, वे सब लाइफ प्रोसेस कहलाती है। जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन एंड अदर मोर थिंग्स। तो फर्स्टली आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जैव प्रक्रियाएं होती क्या है, लाइफ प्रोसेस होती क्या है। लाइफ प्रोसेस यानी कि हमें जो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए हम जितनी सारी क्रियाएं करते हैं वे सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है, जैव प्रक्रिया के अंदर आती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, जो लिविंग थिंग होते हैं वे रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं यानी कि श्वसन करते हैं, इसके बाद में एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स प्रजनन करते हैं। तो ये ऑल दैट एक्टिविटीज come into the life process. We will study about one by one in this topic. Now come to the nutrition. What is nutrition? When we take food and get few necessary substance from the food, this whole process is known as nutrition. What is nutrition? इसका मीन्स ये होगा कि जो हम अपने भोजन से कुछ आवश्यक पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस भोजन से आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली बच्चे सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं, बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज अ ब्रीथिंग, उसको हम श्वास लेना कहते हैं, श्वास को हम ब्रीथिंग कहते हैं। तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस वेयर ग्लूकोज आर बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गेट व्हाट? एनर्जी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड्स, एंड दिस विल हैपन इनटू आवर सेल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सेल्युलर रेस्पिरेशन। कहने का अर्थ क्या है? यानी कि जो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन की सहायता से जलती है और जलने के बाद में हमें ऊर्जा देती है, और ऊर्जा के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ये जो सारी की सारी प्रोसेस होती है ये सेल में होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये हमने क्या बताया? रेस्पिरेशन के बारे में बताया कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। तो रेस्पिरेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना भी मस्ट है। सो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रिएशन।
Excretion is what? Basically, expiration to remove waste material from our body is called excretion. Excretion are found, excreted products are found in the form of liquid, solid and gas also. So all that waste materials which is removed our body is called respiration. And I am right here removal waste product like carbon dioxide in the form of gas, urine in the form of liquid, and solids, many more things. Now come to the next point. Our next point which comes in a life process is reproduction. Reproduction is what? To maintain their species. That activities which is done by living things to maintain their species is known as reproduction. So this is a life process activities which is done by living things. Many more activities which is done by living things is called life process. तो यही वे चीजें हैं जो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से अलग करती है। यही वे एक्टिविटीज है जो सजीव को निर्जीव से अलग करती है। वो यही वे कैरेक्टर है जिन्हें हम देखकर बता सकते हैं दैट इज लिविंग थिंग, दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक को आप आगे लेके चलेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट हेयर बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो एक एक टॉपिक है, एक एक वर्ड है, ये साइंस के टर्म्स होते हैं। लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शंस, ये टर्म्स हमें आने चाहिए। यदि हम इन टर्म्स को जान लेंगे, एक एक वर्ड्स को जान लेंगे, अच्छी तरह उनकी डेफिनेशन हमारे माइंड में होगी तो हमें साइंस को कवर करने में, समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको बताया हूँ। आप 5th की बुक उठा के देख लेना, 7th की बुक उठा के आप देख लेना, 10th की बुक उठा के आप देख लेना, कहीं ना कहीं आपस में सब के सब कोरिलेट है। इसलिए मैंने अभी ये जो हमारी ज़्यादा क्लास तो नहीं हो पाएगी लेकिन जितनी भी क्लास होगी ऐसे मैं टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको मोस्टली क्लासेस में हेल्प करेगी। तो एक एक वर्ड को, एक एक डेफिनेशंस को और एक एक चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपना बायोकेमिकल रिएक्शंस। फर्स्टली बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द केमिकल रिएक्शंस which will happen into the living things, यानी कि जितनी भी रासायनिक की क्रियाएं होती है जीव के अंदर, वे सारी सारी रासायनिक क्रियाएं बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है ना। तो बेसिकली वी आर कैटेगराइज बायोकेमिकल रिएक्शंस इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्टली कैटाबोलिक रिएक्शंस, नाउ एनाबोलिक रिएक्शंस। These are the two main biochemical reactions which will happen into the living things, which or we can say done by living things। यही वो दो क्रियाएं होती है जो मनुष्य के या पेड़ पौधों के अंदर संपन्न होती है। तो इन्हें हम कैटाबोलिक रिएक्शंस और एनाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट कैटाबोलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शंस इज व्हाट? Catabolic reaction is that reactions where complex substance are broken into simple substance। साधारण भाषा में यदि मैं बात करूं, अपनी भाषा में यदि मैं बात करूं, तो जो जटिल पदार्थ होते हैं उन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही कैटाबोलिक रिएक्शंस कहलाती है। That means when the complex substance like what? Food. Our food is a complex substance, and when we take food, food are digested and converted into usable things we can use
we can take energy, we can take protein, we can take fats, all that things. So कहने का मेरा मतलब ये है कि जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है, इस क्रिया को हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, डाइजेशन इज वन ऑफ देम एग्जांपल, एंड सेकंड एग्जांपल इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन अ फ्यू टाइम्स अगो, respiration is the what is respiration? When the glucose are broken with the help of oxygens and gives energy, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें भी वही था कि जब हमारी जो ग्लूकोज होती है वो दो हिस्सों में छोड़ो, जब वो सिंपल में टूट जाती है। ग्लूकोज क्या है? एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करती है, वाटर रिलीज करती है, तो वो क्या है? सिंपल सब्सटेंस है। वैसे ही हमारे फूड का है, डाइजेशन का है, हमारा जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और वो फिर वी कैन नॉट यूज्ड डायरेक्टली फूड, उसको हमें पहले पचाना पड़ेगा, उसको पहले हमें सिंपल फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तब जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैटाबॉलिक, मेरे हिसाब से आई थिंक सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। It's a biochemical reactions which will happens in a living things body. Now come to the next point, anabolic reactions. Anabolic reactions. What is anabolic reactions? Basically, anabolic reactions is that reactions where simple substance or joints or react together and make a complex substance. Make a complex substance. This reaction is known as anabolic reactions. कहने का अर्थ क्या है? यानी कि जब साधारण से सब्सटेंस पदार्थ पास आते हैं, और पास आने से वे एक जटिल पदार्थ में बदलने लगते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस फर्स्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड लाइफ कम्स इनटू द वाटर, firstly carbon, hydrogen, oxygens, nitrogens are comes together and becomes protoplasm. कहने का मेरा अर्थ यही है, यानी कि जब अर्ली लाइफ स्टार्ट हुई थी, यानी कि जब जीवन स्टार्ट हुआ था, तो पहले जल के अंदर कार्बन जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, all that things are comes together and joints आपस में जुड़े, और जुड़ के उन्होंने एक प्लाज्म बनाया, और उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो भी ये क्या थी? एनाबॉलिक रिएक्शंस थी। ठीक है ना? और उसका यहाँ पे यदि हम एग्जांपल लेते हैं, वो छोड़ दो, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्टली कम्स टू द फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिक रिएक्शंस का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है फोटोसिंथेसिस। Every students know about photosynthesis. Photosynthesis, when the simple substance like carbon dioxide, water comes together and convert into our food. इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं आपका, वैसे तो फोटोसिंथेसिस का एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं यहाँ समझाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फर्स्टली photosynthesis example of anabolic reactions. Anabolic reactions again, when the simple substance are joints and becomes a complex substance, this types of reaction is known as anabolic reactions, and example is that photosynthesis. Come to the next point now, nutrition, which is one of the example of life process. Nutrition, what is nutrition? यानी कि पोषण क्या है? इस पोषण हम किसे कहते हैं? पोषण, तो पोषण, we take food and gets few substance or few necessary substance. These necessary substance are known as nutrients. Is known as nutrients. So what is the definition of nutrition? Basically, when we take food and get nutrients from that food, this process
यानी कि भोजन से आवश्यक पदार्थ जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नाउ न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने आपको डेफिनेशन तो इसकी दे दी। न्यूट्रिएंट क्या होती है? नेसेसरी सब्सटेंस होती है जिससे ही सेल का फॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसकी फॉर्मेशन होती है, उसी से मिलकर बने होते हैं आपके, उसी से मिलकर बनती है आपकी सेल, न्यूट्रिएंट से ही। ठीक है ना। तो नाउ वी टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स। फर्स्टली न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में वो 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्टली प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड repair our body and build our body. Nutrients protect our body to defend our body from the foreign particles, foreign particles like bacteria and virus. Now if we are talking about energy providing nutrients, energy provide nutrients are carbohydrates and fats, also little bit protein also provide energy. Now if you are talking about bodybuilding nutrients or nutrients, it's a protein. If you are talking about defense or providing immunity, provide immunity is the vitamin. और जैसा आप सभी को पता है, अभी न्यूज़ में चला हुआ है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और इम्यूनिटी के बढ़ने से ही हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत होगा और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और हम पर जो रोग होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वे कम इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये वही है। तो बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो विटामिन से ज़्यादा बढ़ता है। उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे विटामिन से बढ़ती है। ठीक है ना। तो 3 न्यूट्रिएंट्स हमने बताए भी आपको, इसकी कैटेगराइज अलग अलग करके अभी हम आपको बताएंगे। तो और ये जो कंपोनेंट्स अभी मैं बता रहा हूँ ये 5th क्लास स्टैंडर्ड में होंगे, 5th क्लास में होंगे और 7th क्लास में भी होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि हमारे फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होती है, क्या क्या लेते हैं हम उनसे। तो ये हमारी 5th क्लास के स्टैंडर्ड से है, 7th से भी है, इसीलिए मैं आपको बताया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? दैट डाइट which have all the necessary nutrients is called बैलेंस्ड डाइट। और बैलेंस्ड डाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क ही एक ऐसा बैलेंस डाइट है जो उसमें सब कुछ है, यानी कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स लगभग सभी मिलेंगे। आपने देखा भी होगा जब बच्चा छोटा होता है उसको ना कोई फ्रूट्स कोई देता खिलाता, ना वो खाता, ना ब्रेड रोटी घी मक्खन कुछ भी नहीं लेता, ओनली इट फीड्स मदर्स मिल्क। वो केवल और केवल दूध लेता है और उसी से ही सब कुछ, उसकी जो इम्यूनिटी होती है, एनर्जी होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, वो ग्रोथ करता है, सब का सब मिल्क से ही होता है। बिकॉज मिल्क इज ए बैलेंस डाइट, सो एवरी स्टूडेंट्स टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क टू योर फूड, यानी कि अपने भोजन में इसलिए हमें थोड़ा बहुत दूध को शामिल करना होता है। यदि हमें हेल्दी रहना है, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हम सभी को अपने जीवन में एक हैबिट डालनी है। यदि हमें मिल्क प्रोवाइड होता है तो ज़रूर हमें मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क को हम बैलेंस डाइट के अंदर लेकर आते हैं। बेशक हमें फ्रूट्स मिलो या ना मिलो, तो दूध सभी को लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड और एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या है ये आपका एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स
जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और इसी से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी भी दो कैटेगरी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इन अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज जिससे हमें एनर्जी मिलती है, फ्रक्टोज भी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज होता है। तो ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एग्जांपल इज स्टार्च यानी कि इसको हम वंड कहते हैं। हमारे जितने भी आटा होते हैं वगैरह उन सभी में गेहूं वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है? स्टार्च होता है और वो हमारा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेशक एक बात जो सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फैट आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और जो हमारा फैट होता है इससे भी हमें एनर्जी मिलती है और इसका कंपोजिशन भी सेम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स? वन एग्जांपल, इट्स हैव लेस ऑक्सीजन, दैट मींस इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजंस आर लेस, यानी कि इसके अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोटीन जिसको बच्चे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स और रिपेयरिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स मेक अवर बॉडी टू ग्रो अवर बॉडी। हमें बढ़ने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए, यानी कि चोट जब हमें लग जाती है तो उस घाव को भरने के लिए यदि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमारा क्या है? प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन्स आल्सो कंटेन आल्सो गिव्स एनर्जी बट इट हैव ए लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और इसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है और इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। बेसिकली नाइट्रोजन इसमें ऐड हो जाती है, बाकी सेम थिंग होती है, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट इसमें एक डिफरेंट थिंग्स आती है, एलिमेंट्स आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहते हैं। और इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं आयंस की फॉर्म में, यानी कि हमारे फूड में जितने भी सब के सब होते हैं आयंस की फॉर्म में होते हैं। चलिए बेसिकली प्रोटीन से हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बना होता है। वेयर इज माय मार्कर? ओके जी, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली हमारे जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इन सभी से मिलकर बना होता है। नाउ इससे भी बेसिकली एंजाइम्स आल्सो अ प्रोटीन। व्हाट इज एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होती है? एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करती है आपकी, यानी कि जब हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ना होता है तो फ्यू केमिकल्स आर टेक पार्ट इन दैट रिएक्शंस इन डाइजेशन सिस्टम्स। दीज केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज एंजाइम्स। कहने का अर्थ है भोजन को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स ही एग्जाम्पल किसका है? प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को ही हम एंजाइम्स कह सकते हैं। चलिए रिपेयर अवर बॉडी एंड गिव एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीईएम। पीईएम प्रोटीन एंजाइम एंड न्यूट्रिशन, यानी कि इन जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, इनकी कमी से जो होने वाले डिजीज होती है, बीमारी होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिजीज आपकी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। ये जो 12 मंथ्स का जो बच्चा होता है उसमें कमी होती है। बेसिकली यदि उसकी हम फीडिंग अच्छी नहीं कर पाते तो उसको
वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वे वीक होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बच्चों में होता है। नाउ कम्स टू द मैरेस्मस। बेसिकली इट्स हैपेंड लैक ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसको हम मैरेस्मस कहते हैं। और ये इनमें ये 1 to 2 years ओल्ड बच्चों में होती है। इसके भी हुई है, बच्चा मेंटली रिटायर्ड हो जाता है, दिमागी मानसिक रूप से कमजोर होता है, हाथ पैर उसके कमजोर हो जाते हैं, उसका डेवलप नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता। तो ये कुछ हमारी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली बीमारियां थी हमारी। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट्स एंड इट्स अ विटामिन्स। विटामिन्स बेसिकली विटामिन्स के बारे में हमने क्या कहा था, इट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी। इट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी देने का कार्य कौन करता है, विटामिन्स करते हैं। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हम इनको कह सकते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें हम विटामिन ए, डी, ई, के, जितनी भी विटामिन होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, उनसे हम इन्हें प्राप्त करते हैं। तो इम्यूनिटी को यदि बढ़ाना है आपको, तो आपको अपनी जो डाइट है उस डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना होता है यदि आपको विटामिन्स लेने हैं। चलिए विटामिन्स आर 2 टाइप्स। इट्स अ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। कहने का अर्थ है 2 टाइप्स के आपके विटामिन होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं और जो फैट में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं, ठीक है ना। नाउ वाटर सोल्यूबल इज विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। एंड फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलते हैं उन्हें हम कहते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज आर द 4 vitamins which are soluble in fat and these are soluble in water. Now we discuss about firstly vitamin A. विटामिन ए को हम जिसका केमिकल नेम है उसको रेटिनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, ब्लाइंडनेस है, आंखें कमजोर हो जाती है और बच्चों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। और हम सभी को पता है इसका जो रिच रिसोर्स है वो क्या है, कैरेट्स, गाजर है, ठीक है ना। 1 by 1 ये यदि हम डिस्कस करेंगे तो हमारे टॉपिक्स में होगा। इसके बाद में विटामिन बी, ठीक है ना, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। बेरी इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है, ठीक है ना। विटामिन सी ये स्कर्वी, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, ठीक है ना। और इसके बाद में विटामिन डी रिकेट्स, इसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ई, जितनी भी हमारी जेनेटिक संबंधी यानी कि जन्म संबंधी बीमारियां हैं, स्किन संबंधी प्रॉब्लम है, उस सबके सब किससे होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। नाउ विटामिन के की कमी से जो एक हमारे अंदर रोग होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है। दैट मीन्स हमारा जो ब्लड होता है, यदि हमें कहीं कट लग जाए तो हमारा ब्लड बहता रहता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रुधिर का थक्का नहीं जमता। चलिए ये हमारा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया क्योंकि ये किन्हीं क्लास में होगा जरूर, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा पॉइंट है मिनरल्स भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की फॉर्म में कार्य करते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, आयरन, इसके बाद में हीमोग्लोबिन और वाटर, ये जिंक, ये सब के सब क्या है जो हमारी बॉडी को बनाने में यानी कि हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाने में उसकी सहायता करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये जो टॉपिक था लाइफ प्रोसेस का, मैंने आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताया, डिस्कस किया। तो थोड़ा सा आपको घर पे भी रहना है और अपने ये जो टाइम है इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, खराब नहीं करना है और अपनी इस पढ़ाई की आदत को बनाए रखना है। यदि आप इसमें जुटे रहे, लगे रहे तो ज़रूर आप सफल होंगे, अन्यथा आप अपने समय को वेस्ट करोगे। और आप इसी प्रकार से आप पढ़ते रहना, यूट्यूब से पढ़ता रहना, मेरे से पढ़ते रहना, या फिर जहाँ से भी आपको कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी वीडियो, कोई भी किसी पर्सन के थ्रू अपनी स्टडी को आगे आपको बढ़ाते रहना है।
तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू।